अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान दोनों की सियासत के ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। और ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ इसलिए है कि ख़ुद नवाज़ शरीफ की पार्टी की हुकूमत है, उनकी बेटी चीफ़ मिनिस्टर है और उसी असम्बली ने एक करारदाद पास की है। कैसा ही अच्छा लगा होगा नवाज़ शरीफ को जब उनको याद दहानी करवाई जाए कि आपसे शेर का निशान के टिकट छीन लिए गए थे सेनेट इंतखाबात के लिए, क्योंकि बताया गया था कि आप यू स्टैंड डिसक्वालीफाइड टू हेड ए पोलिटिकल पार्टी, तो इसलिए आपके दिए हुए टिकट के ऊपर जो उम्मीदवार हैं सेनेट के वो भी सारे आज़ाद हैं। उसी नवाज़ शरीफ की पार्टी ने पंजाब असम्बली से ये करारदाद पास की है कि एक पार्टी को और उसके जो बानी है उसको इमरान खान, उसको नाम नहीं लिया उन्होंने, उसको बैन कर देना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ को अपने तर्ज़ सियासत के ऊपर गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि सारे अपनी अपनी बारी में भुगत के जब खुद हुकूमत में बैठे होते हैं उस वक्त कहते हैं पूरे पाकिस्तान के साथ जो मर्ज़ी कर लो, मेरी हुकूमत कायम रहे। और यही वो मसला है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान के हालात में बेहतरी नहीं आ सकी। यही काम इमरान खान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहा था, अब नवाज़ शरीफ यही काम बैठ के इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कल कोई तीसरा आएगा वो बैठ के मरियम या बिलावल के ख़िलाफ़ कर रहा होगा और फिर ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये साथ दूसरी खबर ये चलती है और इसके ऊपर गवर्नर केपी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडियाला जेल से किसी और अदालत में मुंतकिल कर देना चाहिए। और अभी से चंद ही लम्हे पहले रावलपिंडी पुलिस के एक अफसर ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा हसास इलाका है अडियाला जेल का, तो यहाँ एक सियासी जमात ने अडियाला जेल पर हमला करने की नीयत से रात को हमला किया और हमने बड़े तहम्मुल के साथ और हिकमत के साथ उसको मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब ये वाटर कैनन के जो क्लिप्स हैं वो पूरी रात से सोशल मीडिया के ऊपर दस्तयाब हैं, जिसमें इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग और इमरान खान की बहनें जो वहाँ पे इमरान से मिलने के लिए गए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर वो वाटर कैनन यूज़ की गई हैं। तो अगर ये तहम्मुल है आपका पुलिस वालों, तो फिर आपका जुल्म और सख्ती क्या होगी। कुछ खौफ खुदा करें, कुछ बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए कोई हिकमत और दनाई वाकई इस्तेमाल भी कर लें, पाकिस्तान में कुछ इंतशार ख़त्म ही हो जाए, कुछ मुल्क बेहतरी की जानब आगे बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी हमारी हरकतें है नहीं है कि हम इसको सुकून के साथ आगे तरक्की की राह के ऊपर खुशी के साथ हंसता फलता चलता फैलता फूलता पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ देखना चाहें। हम रोज़ एक नया कोई ना कोई ऐसा ज़रूर काम करते हैं जिससे एक नए इंतशार वाली कैफियत सामने आ जाती है। तो वो जो स्टेटमेंट है पुलिस वालों की, वो लगता यह है कि कोई टीटीपी का एक फैक्शन है जो वहाँ पे आ गया था और वो कोई खुद को हमला करने लगे थे और उन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल करके उस हमले को रोक लिया। तो देयर शुड बी ए मोर प्रूडेंट एंड बेटर वे, बेटर दैन दिस एटलीस्ट, जिससे मामला को संभाला जा सके, बिगाड़ा ना जाए। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो सुनाऊंगा, लेकिन एक आपको स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर का सुनाता हूँ जिसमें वो -1 का तस्करा करते हैं, क्योंकि -1 से ज़्यादा कोई बेहतर तरीके से नहीं बता सकता। जब इनकी पहली हुकूमत बनी थी, इनको 10 साल इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और 10 साल की सपोर्ट के बाद जब इनकी पहली हुकूमत वज़ारत उज़्मा की आई, मोहतरमा के ख़िलाफ़ इनको खड़ा किया गया था, क्योंकि मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। जैसे अब इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क है और वो इंडिया उसकी मदद को कर रहा है, इंडिया ने जो जंग पे पैसे लगाने थे वो पीटीआई पे लगा रहा है, ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ के लिए कहा जाता था, पहले मोहतरमा के लिए कहा जाता था। और मोहतरमा के मुकाबले में नवाज़ शरीफ की जब पहली हुकूमत बन गई और उसको गिराया गया, तो उस ज़माने से 90 से 93 की इनकी पहली हुकूमत से लेकर ऑनवर्ड अगले 32-33 साल की जो नवाज़ शरीफ की सियासत है उसके ऊपर ये होता था कि इसको माइनस कर दें। मुशर्रफ की भी ऑफ़र थी, शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा बना देते हैं, इसको नवाज़ शरीफ को हटा दें, पार्टी से चौधरी निसार आ जाए, शहबाज आ जाए, शाहिद खाकान आ जाए, एहसन इकबाल आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ को ऊपर से हटा दें। तो ये काम अभी इमरान खान फेस कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा फेस करेगा और ये सिलसिला इसी तरीके से पाकिस्तान में आगे चलता जाता है। सुनिए बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं। दबे अल्फाजों में और नाम न इस्तेमाल करके हुई आप पीटीआई पे क्या बैन लगाने जा रहे हैं? ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं इंतबा करता रहूं, मैं इन्फॉर्म करता रहूं, आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। इनका जवाब पत्र से देने वाला रविश खत्म करें। इनफ इज इनफ। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं बैरिस्टर साहब। इसके अलावा शौकत यूसुफ साहब पीटीआई से और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल्डेट के हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, इमरान या पीटीआई के ऊपर पाबंदी, पंजाब असम्बली की करारदाद,
या आपको एक सियासी जमात के तौर पर जहन में क्यों आया कि इमरान के ऊपर या पीटीआई के ऊपर बैन लगा दें तो इसी से पाकिस्तान को इस मुश्किलों से बचाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें जी, आज तो बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, लेकिन इससे आधी बात भी नहीं की थी अल्ताफ़ हुसैन ने और उसके ऊपर बैन लगाया गया था। जब आपकी कौम हालत जंग में हो, जब आपके सामने मसले मसाइल आपके सामने खुले हों और एक लीडर रोज़ लोगों को प्रोवोक करे, कभी आपके बच्चों के जो शहीद हो रहे हैं, शोहदा हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करे, कभी उसकी जमात जो है कहे कि उन शहीदों और शोहदा को मारने वाले जो हैं हम उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, कभी आपके अंदर मुल्क के अंदर इंतशार की बात करे, कभी उस जमात का हेड जो है आपके दुनिया पूरी आपके जो फील्ड मार्शल हैं उनको एक्नॉलेजमेंट दे रही हो, तो यू लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस। देखिए, पॉलिटिकल जमातों में आपके पास बिल्कुल स्पेस होती है, आप हमें बुरा कहें, आप कहें क्या कि हमारी जमात ये गलत कर रही है, हमारी पॉलिसीज़ ये कर रही हैं, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देखें। मैं व्हेन आई वाज हम जब वी वर इन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल, मैं तब भी एक चीज़ सारों को, और इसी तरह आप मेरा कोई प्रोग्राम उठा लें, मैं तब भी ये कहता कि हमारी फ़ौज है, हमारे जवान हैं और हमें ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई बैन लगा रहे हैं, देखिए बात सुने, तो अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बता रहे हैं कि आप रादन उनको बताएं कि हमारे जवान किस तरह अपनी शहादतें नोश कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अपने झंडे के लिए अपना आज कुर्बान करें हमारे कल के लिए। हमारी फ़ौज ने ये गलत किया है, फ़ौज को हम ये करेंगे, हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बैन लगा रहे हैं पीटीआई इसके ऊपर? देखिए, मेरा तो जहाँ तक मेरी राय है, मैं ऐसी कोई आवाज़, वो मैं पीटीआई की बात नहीं करता, ऐसी कोई आवाज़ वो किसी जमात से भी आए और ऐसी कोई सोच वो किसी जमात की भी हो, उसके ऊपर बैन होना चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड। ये नॉन स्टेट एक्टर्स वो इसी तरह प्ले करते हैं। जब नवाज शरीफ ने गुजरावाला में खड़े होकर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ तकरीर की थी, 2020 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 4-5 साल आपकी याद ताज़ा होगी। हाँ बिल्कुल, 11-12 दफ़ा स्टेज पे बैठा हुआ था, 11-12 दफ़ा नाम लेने के बाद मियां साहब के साथ था। तो आपके ख्याल में फिर नवाज शरीफ पे साथ ही बैन मैं उस स्टेज पे मियां साहब के साथ था, फिर नवाज शरीफ पे साथ ही बैन सुने क्या मियां साहब ने ललकार के कहा कि जो ये बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है अपने फौज के साथ नहीं है? क्या हमने ये नारा लगाया कि हम सुने क्या हमने ये नारा लगाया कि हम अपनी फौज के साथ नहीं है? या क्या हमने ये नारा लगाया कि हम अगर ऑपरेशन करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या हमने ये नारा लगाया कि तुम घुस के तो देखो किसी के बाप की सूबा है? मतलब हमने इस तरह के आपने नारे नहीं। डॉन लीक्स का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे, डॉन लीक्स का कोई इल्ज़ाम नहीं था, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी जो उस टाइम के एक फर्द वाहिद ने की थी। डॉन लीक्स की कोई हकीकत थी नहीं कि आप ना कोई हकीकत थी। और तब भी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाती तौर पे पार्टी पे क्या था, मैं जाती तौर पे उधर मेमोगेट क्या था पीपल्स पार्टी के ऊपर। अगर देखिए बात सुने, ये कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जो है ना, मेमो क्या था, मुझे बात बताएं। अगर कोई जमात का बंदा मुझे एक बात बताएं, कोई चीज भी हो, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हम इन चारों चीजों में गलत भी होंगे, ठीक है ना, मैं कह दिया सुनो मेमो सही था या मेमो गलत था, लेकिन वो रिपीटेडली करना गलत है सर। बार बार आप देखें, आप अपने मेमो सही था या गलत था? देखिए बात सुने, मेमो सही था या गलत है? मैं पॉलिटिकल जमातें कोई भी अपने इदारों के खिलाफ बात करें तो वो गलत है। कोई पॉलिटिकल सर मेमो सही था या गलत था? कोई पॉलिटिकल जमात मेमो सही था, मैं कह रहा हूं कोई चीज है, कोई चीज भी मेमो सही था या गलत? सर मैं इस चीज में जाता ही नहीं मेमो ठीक था या गलत था। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। देखिए मैं आज की बात कर रहा हूं। ये था कि हुसैन हक्कानी ने वो मेमो एडमिरल माइक मलन को, जो एक यूएस फौज का अफसर था, मुझे याद है, उसको वो खत लिखा था और वो पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ था। तो फिर तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा जो कंप्रोमाइज था वो था। फिर सबसे बड़ा तो फिर डॉन लीक्स में क्या था कि इस बाकी चीजों में क्या, मतलब हर चीज मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए ये चीजें, स्टेटमेंट्स, चीजें सबको आप सेटिसाइड कर दें। क्या आपने कभी ये सुना है कि डॉन लीक्स शहीदों के मुजस्मे जलाए गए? क्या डॉन लीक्स कभी आपने सुना है कि आपके शहीदों को का मजाक उड़ाया जाए? क्या कभी आपने सुना है कोई ऐसी स्टेटमेंट जहां ये कह रहा हो कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार करोगे तो मैं फिर से इसी तरह मजाक उड़ाऊंगा? क्या डॉन लीक्स के ऊपर फौज के एक अफसर ने ये स्टेटमेंट जारी नहीं थी की थे, द ट्वीट इज हियर, क्या था वो, द स्टेटमेंट इज हियर बाय रिजेक्टेड, जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था उसके ऊपर? सर मैं कहता हूँ 1000 दफ़ा रिजेक्ट कर दें, लेकिन क्या हमने फिर खड़े होकर तकरीरें की थी अपने फौज के खिलाफ? क्या हमने खड़े होकर कहा था कि हमारा जो क्या नाम है, हम बॉर्डर पे ऑपरेशन नहीं करने देंगे ख़वारिज के खिलाफ, या हम दहशतगर्दी में जो लोग हमारे बच्चों और उनको मार रहे हैं, हमारे अफवाज को मार रहे हैं, हमारे जवानों को मार रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें? क्या हमने कहा था कि बॉर्डर में हम अपनी फौज के साथ नहीं खड़े होंगे? क्या हमने कहा था कबायली लोग इनको ऑपरेशन नहीं करने देंगे? हमने तमाम ग्रीवियंसेस के तहत जितनी मर्जी
ग्रीवेंसेस हो, जितनी मर्जी हमारी लड़ाई थी, जितनी मर्जी हमारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन हमने पॉलिटिकली इंगेज किए रखा, अपनी बात पहुंचाई और वो पहुंची। इदारों में देखें, आप बात सुने, इदारों में फौज एक वाहिद इदारा है जो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ बना हुआ है और चलता है। वहाँ फ़र्द वाहिद की जो कभी बहुत ज़्यादा अगर उसकी एक ग्रिप हो तो अल्टीमेटली आफ्टर सर्टन टाइम इट वॉशेस ऑफ। मैं कहता हूँ कि आप जब पूरे इदारे के ख़िलाफ़ बात करें, आप अपने जवानों के ख़िलाफ़ बात करें, मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं बाय ज़ात बाय माई सेल्फ, मैं लड़ाई के हक़ में नहीं हूँ किसी जमात के साथ भी, मैं एग्रेशन के हक़ में नहीं हूँ, मैं किसी पोलिटिकल जमात को दबाने में, जोर लगाने में, उनको चुप कराने के हक़ में नहीं हूँ। ये मेरी नेचर है। मैं दो बंदे लड़ाई भी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ गेट ओवर इट एंड गेट गो फॉरवर्ड। लेकिन मुझे बताएं, आप क्या ऑप्शन छोड़ रहे हैं? जब आप स्टेज पे खड़े होकर वो तकरीर जो केपीके से हुई, मुझे बताएं उसके अलावा व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? आप शौकत यूसुफ साहब, वफाक के पास हालात जो भी हो, अफवाज के पास, इसके अलावा मुल्क के अंदर अगर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि एक सियासी जमात वर्सेस फौज, ये वाली कैफियत हो, तो वो एक अच्छी कैफियत नहीं होती। आपकी सियासी जमात के लिए भी नहीं अच्छी होती, पाकिस्तान के लिए भी नहीं अच्छी होती। तो आपको इस सिचुएशन से बचना चाहिए। मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि आप फौज और आप आमने सामने नजर आए, ये किसी भी कोई भी पैरामीटर्स आप इसके तय कर लें, लेकिन ये कन्फ्रंटेशन वाली जो भी पिक्चर हमारे सामने आएगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो सकती। तो वो मस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन। पॉलिटिक्स भी इसी से आगे बढ़ेगी और जमहूरियत भी इसी से तवाना होगी। तो आपको ये इसके ऊपर कोई लाहे अमल अपनाना चाहिए, उसमें ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप फौज के सामने खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त PMLN का जो बयानिया था ना, वो तो पिट चुका है। अब ये टीवी पे आके एक तरफा बयानिया बयान करते हैं कि जी ये जो है ना, ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो जो है ये तो फ़ौज दुश्मन है। ये भाई ना, हमने फ़ौज की मुखालफत की आज तक। जो बातें आप करते थे, नवाज शरीफ साहब करते थे, अभी तकरीर लगा दें और जर्नलों के खिलाफ, मेरे पास अभी भी मैं इस वीडियो, मेरे पास आज भी वीडियो मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो जर्नल है ऐसा करिए। जर्नल कौन होते हैं? फ़ौज नहीं होती है। तो बातें तो आपने भी की हैं। तो आप सुबह शाम एक दिन में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। आप अपने मुल्क को तो देखें पहले। आपने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए खुश होते हैं कि जब आपको IMF के कर्जा मिल गया। 40,000 अरब का कर्जा चढ़ने लगा है हमारे ऊपर सिर्फ 4 सालों में, और उसमें से 5,300 अरब की करप्शन हो गई है। और हम कहते हैं कि जी हमने बड़ा तीर मारा है, हमने बम बहुत अच्छे हैं। तो देखें, मुल्क तो आपसे चल ही नहीं रहा है, और आप उल्टे जो है ना, उस या तो अपनी वो क्या कहते हैं, जो आपके पास कोई बयानिया है नहीं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं कि जी किसी पार्टी को दबाते रहो। तो कितना दबाओगे? अब देखें ना, कल जो वाकया हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक, जो ह्यूमन राइट्स का डे था। और ह्यूमन राइट्स का डे हम किस तरह हम मना रहे हैं कि हमने बूढ़ी खवातीन के ऊपर हमने वाटर कैनन का यूज़ किया, और जिस तरीके से उनका कसूर क्या था कि वो भाई से मुलाकात की इजाज़त मांग रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। और ये हमेशा कहते हैं कि जी ये तो इंतशारी है। तो मुझे बताएं कि उस रात को क्या इंतशार किया था? क्या इंतशार? कोई गमला तोड़ा था उन्होंने? कोई उठ के कोई एहतजाज कर रहे थे? आराम से बैठे थे ना, अपना हक मांग रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये शौकत साहब, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़क के ऊपर जितना पॉलिटिक्स कर सकती थी, आपने उससे 100 गुना ज़्यादा उस ताकत को इस्तेमाल कर लिया, और अब वो टाइम आ गया है शायद आपको बातचीत वाला जो चैप्टर है ना तमाम के साथ, वो खोलना चाहिए। वो नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फ़ौज सिर्फ हमें वो चीफ बुलाएगा तो बात करेंगे, इस तरह काम आगे नहीं चलने वाला। आपको सारों के साथ बातचीत करके दरवाजे खुलवाने पड़ेंगे। दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके ऊपर। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई स्पेस तो मिले ना। सियासत करने का PTI को क्या स्पेस मिल रहा है? स्पेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आप अभी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, हम तो देखें, हम आपकी मतलब PTI के अकाउंट से जो ट्वीट्स हुई हैं अभी रिसेंट, जो जितनी टेंशन है, तनाव है, उसके अंदर उन ट्वीट्स ने रोल अदा किया है, तो आपको वो ट्वीट्स अवॉइड करनी चाहिए थी। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि बैरिस्टर गौर इस वक्त चेयरमैन है। अगर ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपोजिशन को इंगेज करे, उनसे बातचीत करे, कोई अच्छा माहौल बनाए। बैरिस्टर गौर जैसा सब्र तहम्मुल वाला इंसान मुझे तो आज तक नज़र नहीं आया। सियासत मैं भी काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन वो जिस सब्र तहम्मुल से बात कर रहा है, बार बार कह रहा है कि जी उस नहज पे बात ना पहुँचाए जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। बेहतर तो ये है ना कि उसको तो इंगेज कर लेते हैं ना ये लोग। ये तो बिल्कुल, इन्होंने तो कसम खाई है कि जी हमने हर सूरत में
यही लाएअमल अपनाना है। तो इस लाएअमल से तो ये मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। इस वक्त आप पहले फ्लोर मिलों वालों ने अहमद बिलाल महबूब साहब से भी राय ले लें। अहमद साहब, आप क्या फरमाते हैं कि ये जिस तरीके से पाकिस्तानी सियासत जहां पहुंच चुकी है और पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका है, वैसे माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इससे आगे बढ़ रहा है? जमहूरियत बेहतर हो रही है? कोई रास्ता हमारा निकल रहा है या रास्ते बंद हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है नदीम साहब कि ये उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ ये बचे खुचे जो चंद रोशनदान खिड़कियाँ, ये रास्ते हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। यानी अगर इस रवैये से पीटीआई का ख्याल ये है कि इसके लिए कुछ जमहूरी रास्ते खुल जाएंगे, उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जो ट्वीट थी मोहतरमा उज़्मा खान की तरफ से मुलाकात करने के बाद जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की है, वो इंतहाई काबिल एतराज़ ट्वीट है। बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है और वो मैं समझता हूँ कि बुनियाद बना है इस वक्त जो ज़्यादा पीक पे जा रही है टेंशन उसका। पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो हालात और भी ख़राब हुए हैं। उसका मेरे ख्याल में उस ट्वीट को डिस्क्रेडिट देना चाहिए। मुझे मालूम है कि पार्टी के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने पार्टी के जो बानी हैं, उनके डिफेक्टो सरबराह हैं, उनके बारे में कोई चीज़ तनकीद की जाए, लेकिन हम जैसे इंडिपेंडेंट लोग तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही गलत बात थी और आइंदा भी वो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, गौहर साहब जो कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गौहर साहब का तो कोई असर रसूख मुझे लगता है बहुत ही महदूद है। वो चेयरमैन तो हैं, लेकिन क्या वो जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं इज़ ही कॉलिंग द शॉट्स, फैसले क्या वही कर रहे हैं? मसला अभी देखिए ना कि वो बातचीत किस तरह करेंगे गौहर साहब किसी के साथ, जब अभी उसी ट्वीट पे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि वो लोग जो एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गए थे पीटीआई के, वो मीर जाफ़र और यानी वो गद्दार हैं दूसरे अल्फाज में, दोनों के उनके बारे में कहा गया। वो 6-7 लोग थे जो उन्होंने वहाँ पे, अगर उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए भी इमरान खान साहब पे टॉलरेंस नहीं है, तो फिर वो गौहर साहब का किसी हुकूमत के आदमी से राब्ते को कैसे बर्दाश्त करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन गौहर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। आई विश कि उनकी बात कोई सुनता और उनकी बात का कोई वेट होता पीटीआई के अंदर भी और पीटीआई के बानी के साथ भी। अच्छा, इसमें अहमद साहब जो रास्ता है आगे बढ़ने का, उसमें तो उस वर्कशॉप में उनके लोगों का बैठा होना उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी कि वहाँ पर आर्मी चीफ जाते हैं उस वर्कशॉप के अंदर, एनडीयू के इवेंट के अंदर फ़ौज के सीनियर अफसर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर अगर बैरिस्टर उमैर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर या कोई और इनके लोग बैठे हुए हैं, तो दैट शुड बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द टॉप मोस्ट पीपल इन द आर्मी। जो इमरान खान पिछले 2-2.5 सालों से एक ही मुतालबा करते थे कि मैं तो सिर्फ फ़ौज से बात करूँगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को बजाय कि एक्सप्लॉइट करने के, अपने हक में इस्तेमाल करने के, उसको बाकायदा बम लगा के उड़ा देना, तबाह कर देना, क्योंकि इस ट्वीट ने तो वही काम किया है। तो ये कोई प्रूडेंट पॉलिटिक्स तो नज़र नहीं आई इसके अंदर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर देते सलीके के साथ। उनमें सवाल जवाब का बहुत मौका होता है, कमेंट करने का मौका होता है, तो वो कर सकते थे, उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। प्लस ये कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पे थे, उनके अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी और एंगेजमेंट करने की स्किल्स सीखने का भी बहुत अच्छा मौका था। उनको कंडेम करने का मतलब तो ये है कि आप बिल्कुल कोई मौका नहीं देना चाहते कि कोई भी राब्ता हो, जो राब्ता करेगा उसे आप गद्दार करार देंगे। तो इन हालात में चीज़ों के इम्प्रूव करने की तो कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि गौहर साहब की बात अगर कोई सुन ले और उसी पे अमल कर ले तो बहुत अच्छी बात है। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कौमी असम्बली के कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे साथ आके बात करें। मेरे ख्याल में बात हो सकती है, इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ सकता है, लेकिन बैठ के बात करनी चाहिए। और वो एक नशिस्त में बात तय नहीं होगी, 2, 3, 4, 6 जितनी भी नशिस्तें हों, ये मुस्तकिल अमल जारी रहना चाहिए। एक ब्रेक ले लेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जो अमेरिका की नाज़िमुल उमूर है नैटली बेकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है रेकोडिक के अंदर अमेरिकी सरमायाकारी के हवाले से। सुन लें, फिर इसके ऊपर सवाल जवाब भी कुछ करते हैं। U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, Exim's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. अब जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से हम रॉ जो खोदेंगे नीचे से वो सारा कुछ एक्सपोर्ट कर दें, बल्कि यहाँ रिफाइनिंग इंडस्ट्री लगे और यही रेयर अर्थ मेटल्स, कॉपर, दूसरी चीज़ें उनको रिफ़ाइन किया जाए यहीं से, और रिफ़ाइंड मेटल्स वो दुनिया में जाएं तो वैल्यू ऐड होगी। अरबों डॉलर सालाना हम कमा सकते हैं, नहीं तो चंद 100 मिलियन डॉलर सालाना आएंगे। अब चंद 100 मिलियन डॉलर को चंद अरब डॉलर करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए टैक्स पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें दरकार हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जावेद कुरैशी साहब, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के। जावेद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में सरमाया नहीं आ रहा और टैक्स का रेट हमने ये कर दिया कि सैलरीड क्लास के ऊपर 40% काटते हैं, कारोबारों के ऊपर 50 से 60% काटते हैं। तो ना नई सरमायाकारी आ रही है, ना पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हैं। क्या हिंड्रेंसेस क्या हैं, रुकावटें क्या हैं और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें सर, इसमें 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको स्टेबल पॉलिसियां चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं जी, उनके पास बड़ी चॉइसेस होती हैं। वो 100 मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आते हैं पैसे बनाने। तो वो देखते हैं कि स्टेबल पॉलिसियां कहाँ हैं, कि प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो कहाँ होंगे, प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट कहाँ होंगे, डिविडेंड मुल्क से बाहर निकाल सकेंगे, करेंसी रिस्क ज्यादा नहीं होगा, पॉलिटिकल रिस्क ज्यादा नहीं होगा। तो उन चीजों में जी अभी पाकिस्तान को काफी काम करना है। और दिस इज द मेन रीजन जी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग $2 बिलियन की ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इधर उधर है। अब आप देखें एक मुल्क उज़्बेकिस्तान में जी $45 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और क्योंकि वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिसियां ठीक बना रहे हैं, क्योंकि इसका एक पूरा वो इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो तवज्जो देते हैं एयरपोर्ट ठीक करो, तवज्जो देते हैं टैक्सी सर्विस ठीक करो, ताकि फॉरेनर आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर। जावेद साहब, पाकिस्तान क्या करे कि यहाँ पर भी कुछ 40-50 अरब डॉलर की सालाना FDI आनी शुरू हो जाए, पाकिस्तान के मसले वैसे ही हल हो जाएंगे सारे? जी बिल्कुल है जी। और लेकिन इसमें यह भी कहने की जरूरत है सर कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ना, वो प्रॉपर किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आपने अभी माइनिंग पे बात की ना, ये बिल्कुल आपने पते की बात की है कि अब हम बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे नौकरियां क्रिएट हों, इससे एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज बढ़े, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इससे मैनेजमेंट स्किल सेट ट्रांसफर हो। अगर आप सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं क्योंकि आपने कंजम्पशन बढ़ानी है और उसी कंपनी की डिविडेंड्स अगले 10 साल 10 टाइम्स एज मच हैं जितना पैसा आया था, तो उस किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अब हमारे लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको, मैंने क्लाइमेट की तो बात की, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो है ना और भी काफी पॉलिसियां देखनी होंगी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जी कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट में ना डिफरेंट सिनारियो नहीं बना सकते। अगर आपका इन्वायरमेंट, आपके अगर लोकल इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आके पैसे डालेंगे, तो वो तो उसमें मुझे तो कोई लॉजिक नहीं नजर आता। अगर आपके अपने लोग कंफर्टेबल नहीं है, या अपने लोग डर रहे हैं, या अपने लोग पॉलिसियों में बिलीव नहीं करते हैं, तो बाहर के लोग क्यों बिलीव करेंगे? तो एक तो आपको एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाना है जहां पॉलिसियां बिल्कुल सब लोग समझें, ट्रांसपेरेंट हों, उसमें कोई चेंज ना आए। अब देखें, अब आपको
जिस किस्म की हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आपको अब लॉन्ग रन भी देखना होगा। 8-8, 10-10 साल लगेंगे। अब आप माइनिंग में जा रहे हैं तो इसका फल आपको कल परसों तो नहीं मिलेगा, ये तो आपको 5, 7, 8 साल तक के बाद मिलेगा। उसमें अगर आप पॉलिसियां चेंज करते जाएंगे, कभी टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी, कभी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंज कर दी, कभी रिपैट्रिएशन पॉलिसी चेंज कर दी, डिविडेंड पॉलिसी चेंज कर दी, तो फिर आप फिर क्या मार्केट्स को क्या बताएंगे? बिल्कुल तो सही। स्टेबल पॉलिसियां होनी चाहिए जी उसकी। अच्छा, दूसरी चीज जी, टैक्स की तो आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये तो बड़े बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 50-60% टैक्स लगाएंगे तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा जी? पूरी दुनिया में 25-30% से ज्यादा टैक्स होता नहीं है। आप 50-60% टैक्स लगा रहे हैं, आप फिर इंडिविजुअल्स पे टैक्स लगा रहे हैं, आपके बाहर जा रहा है टैलेंट, तो आपको लोगों की भी जरूरत है जी इस किस्म की। अगर अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसको आपको फिर पते के लोग भी चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। वो अगर सब बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो 50-60% टैक्स दे रहे हैं, सीवीटी दे रहे हैं बाहर से। अब ये सीवीटी का इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है जी, ये बहुत नुकसान कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि बाहर के प्रोफेशनल वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, क्योंकि उन पे फिर उनके जो बाहर के घर वगैरह हैं या एसेट्स हैं जो उन्होंने कमाए हैं लास्ट 20-30 साल में, उस पर अगर टैक्स लगेगा तो यहाँ कौन आएगा? आपके बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से प्रोफेशनल यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई में वो बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमारे अपने मुल्क में टैक्स इतना हाई है, तो हमें जी टैक्स एनवायरनमेंट को भी देखना होगा, टैक्स कम करना पड़ेगा। अब ठीक है जी, हुकूमत को थोड़ी मजबूरियां हैं, IMF ने इन पे प्रेशर डाला है कि टैक्स बढ़ाओ, टैक्स टू GDP बढ़ाओ, और वो ठीक है जी, लेकिन उसका फिर हल ये है कि आप जो है टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, बजाय जिनसे पहले ले रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद दबाव न डाला जाए। जावेद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। चौधरी साहब, 3-4 चीज़ें जो उन्होंने गिनवाई हैं उसमें सरे फहरिस्त उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नाम लिया, दूसरे नंबर पर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ है, और फिर वो इस्लाहात है कि टैक्स रेट आप कम करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट रखें, रूल ऑफ लॉ रखें, स्टेबल पॉलिसीज़ रखें। तो ये 3-4 बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये करेंगे तो दुरुस्त राह पे आ जाएंगे, करते क्यों नहीं हैं? नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक बड़ी पते की बात या मज़े की बात सुनाता हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अयूब खान से लेकर या पीछे आप चले जाएं तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आई। देन अगेन आपकी मार्केट्स चीज़ों ने रिस्पॉन्ड किया है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो चीज़ लैक करती है ना पाकिस्तान में, वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। एक सर्वे किया गया था, एक सर्वे किया गया था मुशर्रफ साहब के, पाकिस्तान एनालिटिका ने मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसमें याया खान साहब किस्सा टाइम से और इसी तरह आगे पूरा फॉल ऑफ ढाका और सब चीज़ों को किया गया था, और फिर सवाल पूछा गया था कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? तो मेरे ख्याल से 76 से 78% लोगों ने कहा था पॉलिसी। रात को और पॉलिसी होती है, सुबह और होती है, शाम को और होती है, 2 दिन बाद और होती है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पूरी दुनिया में देखिए थिंक टैंक्स बने होते हैं। थिंक टैंक्स आपको पॉलिसी देते हैं, उसमें अलिफ बे पे कोई भी आके बैठ जाए। आपने इंग्लैंड में एक गवर्नमेंट में नहीं देखा 4 प्राइम मिनिस्टर्स हट गए, पॉलिसी क्या डिविएट हुई? पॉलिसी जो लार्जर स्केल्स में या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पॉलिसी एक होती है, जो आता है उस पॉलिसी को फॉलो करता है। हमारा नदीम मलिक साहब की अपनी पॉलिसी है, दानियाल की अपनी पॉलिसी है, KPK में ये जो बता रहे थे इनकी अपनी पॉलिसी आ जाती है। ऊपर से अभी जिस तरह इन्होंने बात की, गलत फिगर दिया, 5000 अरब रुपए की करप्शन जो है वो हुई है, पता नहीं क्या अभी उन्होंने जो फिगर बोला, वो अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है तो उसमें ये भी लिखा हुआ है 4000 अरब KPK में हुआ, ठीक है ना, वरना जो असल रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल डिफरेंट बरक्स इसकी बात करती है। लेकिन जिस रिपोर्ट की ये बात करें उस रिपोर्ट में मैंने नहीं पढ़ा 4000 अरब लिखा हुआ KPK ने। करप्शन परसेप्शन में वैसे पंजाब से रेफरेंस है सर, सुबह पढ़ा है ना आप, परसेप्शन खराब जो है सबसे ज्यादा पंजाब में। आपके 66% लोगों ने क्या कहा है? 66% लोगों ने कहा है कि हम मुतमईन हैं, हम वी थिंक के लास्ट 1 ईयर में चीजें बेहतर हो रही है। वो पता नहीं 66% मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि वो कौन से थे जिनका काम पाकिस्तान में बगैर पैसे के हो गया। देखें आप 60% लोगों ने कहा कि हम एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स की वजह से और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटा है ना। देखिए पाकिस्तान जब हमें मिला था तो अभी आपका लहू लहान था, पॉलिसीज बद से बदतर थी, आप यूवर ब्रिंक्स ऑफ
बैंकक्रप्ट हो गए हो या होने वाले हो, ये डिबेट चल रही थी। एंड वेयर वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमी, ये इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। हाँ, को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों शौकत साहब, आपने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की राय सुनी है पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और सियासी जो साथ साथ इक्तिसादी पॉलिसीज़ हैं उनका तसलसल चाहिए। रिफॉर्म्स भी करनी है, लेकिन ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ना सियासी इस्तेहकाम है ना पॉलिसियों का तसलसल है। देखिए, ये तो चाहते भी नहीं है ना, इंसान कोशिश तो कर लेता है ना, इनकी तरफ से तो कोई कोशिश भी नहीं हो रही है। और ये समझते हैं कि हम कर्ज लेके ही मुल्क चला सकते हैं, तो कर्जा तो ले रहे हैं, उसमें ये कामयाब है। आप देख रहे हैं कि 40,000 अरब तक कर्जा तो अब माशाल्लाह चढ़ा चुके हैं मुल्क के ऊपर। 1 रुपये का रिलीफ तो आवाम को दे नहीं सकते हैं। ये सरमायाकारी तब होती है जब आप अपना सरमाया खुद लगाएंगे। जब आप अपना सरमाया बाहर लगाते हैं, दूसरों को कहते हैं आए सरमायाकारी करें, तो इन हालात में कौन सरमायाकारी करे? आप इतना खौफ पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर कि आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आप इतने हैं कि अपोजिशन लीडर को नामजद नहीं कर रहे हैं, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट के अंदर। तो ये पता नहीं कौन सी जमहूरियत ये मुतारिफ करा रहे हैं और हमें दर्ज दे रहे हैं कि जी ये इंतशारी है। भाई आप अपना तो चलो, हम इंतशारी है, आप भी इंतशारी हैं। अगर नहीं है तो फिर आप तो अपनी तरफ से कोई रोल अदा करें ना। आपकी तरफ से तो सिवाय इश्तिहाल दिलाने के हर वजीर आके सुबह शाम माशाल्लाह जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इश्तिहाल दिलाते हैं। और मज़े की बात है कि इनके पास अपना बयानिया भी नहीं है ना। इन्होंने 4 साल में कोई परफॉर्म ही नहीं किया है। कोई वजीर आके अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है 26 नवंबर इन्होंने किया, ये जो रात को जो खवातीन के ऊपर हमला किया पुलिस ने, कहते या इन्होंने इंतशार किया। इसके अलावा इनके पास है क्या? ये बताए ना कौम को कि 4 सालों में इन्होंने क्या किया है। ये दावा करते हैं हमने। लेकिन एक आपकी जमात के अंदर से ना एक चेंज आनी चाहिए। आपकी जमात के जो अक्सरियत लोग हैं, मोर देन परहैप्स 90%, वो सुलह जो लोग हैं वो मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन ना टीवी के ऊपर ना कैमरे के ऊपर ना आपकी ऑफिशियल पॉलिसी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है, क्योंकि सबको इमरान खान के सामने गुड बुक्स में रहने के लिए एक हॉकिश पॉलिसी ज़रूर अपनानी है। तो आपको एज ए पोलिटिकल पार्टी डोमिनेट करना पड़ेगा कि हमें मुफाहमत से रास्ता निकालना है। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, दिन ब दिन सियासी इस्तेहकाम जो है वो अदम इस्तेहकाम में बदल रहा है। आपकी पोलिटिकल स्पेस ख़त्म हो गई है सारी। आपकी जमात में बैरिस्टर गौहर हो, आपका आतिफ खान हो, असद कैसर हो, अली मीन गंडापुर हो, सारे बैकग्राउंड में इसलिए चले गए हैं कि वो जो मुफाहमत की तरफ आता है उसको अटैक किया जाता है बाकायदा। नहीं, उसकी मेन वजह भी है ना। देखें, अगर हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसियाँ बेहतर होती ना तो फिर ये प्रेशर नहीं होता। अभी अगर आप इमरान खान को 6x6 के उसमें रखेंगे, बाहर आके कहेंगे जी 6 कमरे उसको दिए हैं, और फिर आप उनसे मुलाकातें भी नहीं करने देते हैं, उनको आइसोलेशन पे रखा हुआ है, फिर आप कहते हैं नहीं जी वो तो सारा दिन एक्सरसाइज करता है, तो फिर मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं देते हैं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें ज़ाहिर है फिर वर्कर भी पर वो हो जाता है, प्रोवोक होता है, इश्तिहाल आता है कि जी हमारे लीडर के साथ क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि हुकूमत थोड़ा सा अपने आप को सियासी रवैया अपनाए, जमहूरी एटीट्यूड अपनाए। वो नज़र नहीं आ रहा। आप देखें जितने भी इनके लोग आते हैं इसको नहीं देख रहे कि मुल्क को नुकसान कितना हो रहा है, चाहे वो जिस वजह से भी हो रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो दावे करने आए थे कि हम मुल्क को इस तरह का 12% से महंगाई जो है ना 38% पे ये लेके गए थे, और फिर आज तक उस महंगाई को कम नहीं कर सके। सिर्फ ये कहते हैं सिंगल डिजिट पे ले आए। आज आप जाए ना देखें गरीब रुल रहा है कि नहीं रुल रहा है, उसको चावल दाल घी किस नर्ख में मिल रहा है, क्या उनकी आमदन में इजाफा हुआ है? आप देखें लाखों लोग जो है ना बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। आपके टेक्सटाइल मिलें बन रही पंजाब के अंदर, आप दावे तो बड़े कर रहे हैं तो सरमायाकार भाग रहे हैं। तो ये जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा, इन हालात के अंदर आपके लिए कौन सरमायाकारी करेगा? आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अपने मफादात होते हैं। एक दानियाल साहब से एक ये भी सवाल पूछ लें, कल से जो गवर्नर केपी का स्टेटमेंट है उसके बाद आज इख्तियार वली साहब का भी बयान है, क्या आपकी ऐसी कंसिडरेशन है कि इमरान खान को अडियाला से कहीं और मुंतकिल करें? देखें जी, सिर्फ एक दो सेकंड बाद पहले बात 1 मिनट बात करूँगा। देखिए, इन्होंने कहा ना कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करना चाहिए, तो कन्फ्रंटेशन को ख़त्म ऐसे थोड़ी करते हैं किसी जमात का लीडर ये कहे कि आपने NDU का कोर्स किया तो आप गद्दार हैं, आप ISPR में जा रहे हैं तो आप गद्दार हैं। मुझे बताएं कि एक मुल्क में 2 फौजें नहीं हो सकती,
या आपकी अपनी फ़ौज होती है या दुश्मन की होती है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हाई रिस्क एरिया है, जो जिसमें हर वक्त आपके, अभी इंडिया वाला हमने सारा देखा, तो इधर आप ऐसी बातें करके तो आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं, मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, आप दुनिया को वीकन, अपने मुल्क को वीकन कर रहे हैं दुनिया के सामने। और फिर इंडिया का जो टेलीविज़न है और है जिसको प्रोपोगेट करते हैं, पूरा एक चैनल नेक्सस शुरू हो जाता है। वो कहते हैं सिनर्जी, वो सिनर्जी जो इनकी होती है आपस में, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और वो पूरा सिस्टम सही। चंद साल पहले आपको मोदी का यार कहते थे, खुदा का नाम ले, इस लड़ाई से पाकिस्तान को निकाले, आगे चले। किसी का यार नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये बातें गलत सर, है। क्या इमरान को आप अडियाला से कहीं और मुंतकिल करने का इरादा रखते? देखें, बात सुने, अडियाला के जो जेल सुप्रिटेंडेंट है ना, उनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है 8000 दूसरे कैदी, जहाँ 3000 की कैपेसिटी और 8,000 लोग बिठाए हुए हैं आपने। वहाँ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनकी मुलाकातें सबटाज होती हैं, उनके हर चीज़ सबटाज। वहाँ लोगों ने जितने और कैदी हैं उनके रोज़ ये आके आप काम मुंतकिल करना चाहते हैं और रोज़ आके बंद कर देते हैं। तो मेरी और मेरा हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी का एंड भी है वो इलाका, तो बार बार लोग ये कहते हैं, लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको यहाँ से मूव किया जाए। कहाँ? और किसी और जेल में कर दें आप, कहाँ पर? कहीं और कर दें। मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन जेल, लेकिन कहीं भी कर दें, यहाँ से मूव करें कि जो मसले और इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि इस जेल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उनको मूव करना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि एक और तनाव वाली चैप्टर आप खोल रहे हैं? पहले कह रहे हैं उधर गवर्नर राज लगा दें, इधर कह रहे हैं इमरान को दूसरी जेल मुंतकिल कर दें, पंजाब में आप करारदाद पास कर रहे हैं पार्टी बैन कर दें, तो आप एक नया तनाव का नया चैप्टर खोल रहे हैं। जेल है, मूव करने में इतना कोई मसला नहीं है। आई थिंक कि अगर तो देखें, आप बाज़ चीज़ों का करके आप फिर कोई ऑप्शन छोड़ते नहीं हैं। आप रोज़ आकर जेल के बाहर हमला करने की कोशिश करें, रोज़ आप पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 के बाद भी आप रोज़ आकर एहतजाज करें, कभी पंप्स बंद कर दें, कभी अडियाला रोड बंद कर दें, जिसमें पहले ही 3 जगह ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, काम लगा हुआ है। मलिक साहब, इसमें ये मैं ज़रूर पूछूंगा मेरे भाई से कि हाई कोर्ट का एक बाकायदा ऑर्डर है, रोज़ मसला बनाने से बेहतर है कि फिर उनको मूव कर दिया जाए। जी, एक लाइन में कह लें यूसुफ साहब जल्दी। मैंने कहा कि ये तो हाई कोर्ट का फैसला है कि वकला को मिलने दिया जाए, फैमिली को मिलने दिया जाए, बाकायदा ट्यूसडे और जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहे हैं, किसी अदलिया के अदालत का फैसला नहीं मान रहे हैं। ये तो यही हो रहा है ना। बात करता है कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें, पॉलिटिकली आप लोगों को इंसाइट करें, आप मुल्क के खिलाफ बातें करें, इदारों के खिलाफ करें। और मैंने वही कहा कि अल्ताफ हुसैन ने आधी भी बात नहीं की थी, और तब आपने उल्टी छलांगे मार के उसको बैरिस्टर दानियाल साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, सबका शुक्रिया। आज दीजिए। अल्लाह हाफिज़।